हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो ये हमारा बायोलॉजी का सीरीज जो है नोट्स फॉर्मेट में मैं आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ और काफ़ी बेहतर नोट्स मैं पहले से आप लोगों को दे रहा हूँ। और मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, 80-90% कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ पार्ट्स बचे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको रेफरेंस दिखाया था कि हम जो टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं वो किन किन टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया पादप तक। इसके बाद आते हैं अनुवांशिकी है, जैव विकास और समजात अंग समरूप अंग होता है। पाचन तंत्र के जो 5 चरण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय पर मेरा डिजिटली वीडियो बना हुआ है। आज जो हम बात करने वाले हैं पादप पाचन तंत्र, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरह का वीडियो है, किस तरह के फॉर्मेट में हमने सारा कुछ सजा करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं वो आपको जानने को मिलेंगी। मतलब बहुत बेहतरीन नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ पिक्चर के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखो। और मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ये नोट्स कहाँ पर मिलता है, तो ये नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर PDF सारा आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन करके ले सकते हो। राइट, तो पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या होता है। मानव पाचन तंत्र शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो भोजन को सरल और उपयोगी पोषक तत्वों में बदलकर शरीर को ऊर्जा और अन्य जीवक जो आवश्यक तत्व होते हैं वो प्रदान करते हैं। ठीक है, भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में गुजरती है। अब ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक होता है अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन जिसको कहते हैं। दूसरा होता है पाचन यानी डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जिसको कहते हैं। चौथा होता है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन होता है। और पांचवा होता है मल परित्याग, डिफेक्शन कहा जाता है, डिफिकेशन कह सकते हो। तो ये 5 चरणों से होकर के गुजरता है और इन्हीं 5 चरणों को आपको कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती है कि क्रम से सजाना होता है कि पाचन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो ये इसी तरह से क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा जो पाचन होता है, मानव पाचन तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आहार नाल और एक होता है ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम आहार नाल को समझेंगे। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होता है। ग्रसिका होता है, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये चीज़ें होती हैं। ग्रंथियाँ तो हम जानते हैं जो कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं। यकृत भी एक प्रकार का ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अग्ना जो पेनक्रियाज है वो भी हम सब देखेंगे, वो बाद की बात है। सबसे पहले आहार नाल को समझेंगे जो ये इस तरह से देखने को मिलता है। और इस पिक्चर में भी देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी को, जब तक पिक्चर्स के थ्रू नहीं समझोगे। जिस तरह से ज्योग्राफी में मैप इंपॉर्टेंट है उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पिक्चर समझना पड़ता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि हम पाचन तंत्र से। तो ध्यान में रखेंगे कि जो पाचन तंत्र है 2 भागों में बांटा जाता है। एक आहार नाल होता है और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ। तो आहार नाल 33 फीट का होता है टोटल, जो आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये टोटल आपका 33 फीट तक का होता है। चलो समझते हैं। इसमें जो मुख्य भाग होता है, मुख्य गुहिका यानी माउथ कैविटी। दूसरा होता है ग्रास नली 25 सेंटीमीटर का। तीसरा होता है अमाशय 30 सेंटीमीटर का स्टोमच। चौथा होता है छोटी आंत 6 से 7 मीटर का। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका छोटा होता है लेकिन सबसे बड़ा यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर का होता है। बड़ी आंत की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कोलन और दूसरा होता है रेक्टम यानी कि बृहदांत्र, और होता है एक मलाशय। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और छोटी आंत जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ड्यूडेनम और होता है इलियम। ठीक है, ये 2 पार्ट। कई बार ये पूछा था कि ड्यूडेनम निम्नलिखित में से किसका भाग होता है। तो ड्यूडेनम आपको याद रखना है कि ये छोटी आंत का भाग होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा पाचन ग्रंथियाँ, इसमें क्या होता है लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये 3 चीज़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जिसको कह सकते हो, भोजन को मुख में लेना, उसी को कहते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोजन को मुख में लेना उसको कहते हैं। फिर क्या होता है पाचन। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, एकदम VVI। सबसे पहले तो यही प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक ये जारी रहता है।
राइट। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो एंजाइम होता है यानी टाइलिन भोजन में उपस्थित मड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है यानी तोड़ता है। उसके बाद माल्टोज एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे लाइसोजाइम जो है एंजाइम का कार्य क्या होता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, इसका कार्य होता है लाइसोजाइम एंजाइम का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। अब ना नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माउथ होता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ग्रास नली में जाएगा, उसके बाद स्टोमच में आता है, ये आप उसके बाद देखेंगे स्टोमच में आता है। अब स्टोमच में जब आ रहा है तो सबसे पहले हम स्टोमच को पढ़ते हैं यानी अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच होता है, यानी ग्रास नली और छोटी आंत यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं ये आपका जो पार्ट है इसके बीच में होता है ये, ठीक है, इसके बीच में होता है स्टोमच। तो यही बात कह रहा है, यह भोजन को संग्रहित करता है और उसे पचाने की प्रक्रिया में सहायक होता है, राइट, पचाने की प्रक्रिया में सहायक होता है, भोजन को संग्रहित करता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, यानी यहाँ पे जो आप भोजन देखते हैं लगभग ये 4 घंटे तक स्टोर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये छोटी आंत में जाता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुँचता है, तो कार्डिया में पहुँचता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने पिक्चर देखा, यहाँ पर जो हमने पिक्चर देखा इसको अलग कर किया गया है, यहाँ मैंने करके दिखाया ताकि आप समझ सको, मतलब एक तरह से पोस्टमार्टम हम कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुँचता है, तो यानी ऊपर से जब आता हुआ सबसे पहले भोजन यहाँ पे पहुँचता है, यानी जो कार्डिया जो आप देख रहे हैं कार्डिया में, ठीक है, कार्डिया में। ये सब प्रश्न पूछा जाता है तो पिक्चर से आप समझोगे आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट और है कि भोजन के अमाशय में पहुँचने से एक ग्रंथि होती है पाइलोरिस, ग्रंथियों से जो जठर रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जठर रस के बारे में प्रश्न पूछा था, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 1.5 से लेकर के 3.5, यानी एक कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। प्रमुख अम्ल HCl होता है हमारे शरीर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि भोजन के पचाने में एक तरह से ये भी सहायक होता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार ज़रूर लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्या आता है कि अमाशय में HCl का कार्य क्या होता है, तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना और पेप्सिन को सक्रिय करना, ये इसका कार्य है। अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जिम्मेदार होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम कौन होता है, तो पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन की बात करें तो रेनिन में देखिए बच्चों में दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध जो बच्चे होते हैं वो दूध को ज़्यादा पचा लेते हैं, लेकिन अगर अडल्ट की बात करें तो वो उतना दूध को नहीं पचा सकते जितना बच्चे पचाते हैं। तो बच्चों में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को खंडित करके एक सरल पदार्थों पेप्टोन्स में बदलता है, राइट, पेप्टोन्स में बदलता है पेप्सिन। अब यहाँ पे कायम की बात करें तो अमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन को कहा जाता है ये कायम। कायम क्या है, तो कायम अमाशय में आंशिक रूप से जो पचे भोजन होते हैं उसे कहते हैं कायम। कौन सा एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन यानी केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदलता है, तो वो है रेनिन। रेनिन ही ये कार्य करता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो पिक्चर हमने पीछे देखा था, यहाँ पे क्या है पाइलोरस। अमाशय का अंतिम भाग है जो छोटी आंत में खुलता है, यानी पाइलोरस जो है आपका ये है, यहाँ पे सबसे छोटी भाग है और ये जाकर के आंत में खुलता है, ठीक है, आंत में खुलता है। ये ड्यूडेनम जो है ये किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है, हमने ऊपर में देखा था ना, ये याद रखिएगा। एक और यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा जो कि गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है कि अमाशय में जो सूजन आ जाता है उसको कहा जाता है, ठीक है, अमाशय में सूजन जो आता है उस बीमारी को हम कह सकते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आंत। तो आंत 2 प्रकार की, बड़ी आंत एक छोटी आंत। तो सबसे पहले यहाँ पे मनुष्य में आंत की जो लंबाई होती है वो 22 फीट का होता है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होता है, शाकाहारियों में आंत की लंबाई जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको 2 भागों में बांटा जाता है, छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो इसे ध्यान से समझिएगा।
छोटी आंत को अगर हम डिवाइड करें तो ये देखिए ड्यूडेनम और एक होता है ज्यूजेनम और एक होता है इलियम। ये 3 भागों में बढ़ता है, यानी 3 भागों में विभक्त होता है। अब ये तीनों भाग को पिक्चर के थ्रू यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस तरह से कहाँ कहाँ डिवाइड ये होता है। ठीक है, ये आपका हो गया अमाशय। इसके बाद हम देखते हैं ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। घूम घूम करके ये टोटल आपका बहुत लंबा होता है, 6 से 7 मीटर, लगभग यहाँ पे 6.5 मीटर का मैंने लिख रखा है। अब देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका ड्यूडेनम हो गया, फिर उसके बाद जो बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग जेजुनम कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है उसे हम लोग इलियम कहते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत और एक होता है क्षुद्रांत। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं कि छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। मतलब नाम तो छोटा है लेकिन सबसे लंबा ये पार्ट होता है। ठीक है, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग और पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। तो ये अपने आप में एक वीवीआई पॉइंट बन जाता है, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है छोटी आंत से रिलेटेड, तो ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये किसका भाग है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग होता है। राइट, इसका लंबाई याद रखिए, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, और पाचन प्रक्रिया का अधिकांश जो भाग होता है और पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि छोटी आंत का वह भाग जो अमाशय से जुड़ा होता है, जहाँ पीत तथा अग्नाशयी रस मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जहाँ पे क्या प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान समझिए कि छोटी आंत का वह भाग जो अमाशय से जुड़ा होता है, यानी अमाशय से आप देखो ये पॉइंट अटैच कर रहा है, अमाशय से जुड़ा हुआ है, जहाँ पीत तथा अग्नाशयी रस मिलते हैं, ये पॉइंट, ये क्या कहते हैं, इसे हम लोग ड्यूडेनम कहा जाता है। वसा का पूर्ण पाचक भी छोटी आंत में ही होता है। ड्यूडेनम के नीचे स्थित छोटी आंत का मध्य भाग जो होता है वो उसे हम लोग कहते हैं जेजुनम। जेजुनम, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, ये मध्य भाग जो है उसे जेजुनम कहा जाता है। छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत से जुड़ता है, छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत से जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं इलियम। ये पॉइंट आपका इलियम है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ आप देख पाएंगे, इसे कहते हैं हम लोग इलियम। राइट, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि लोहा मुख्यतः ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम में अवशोषित होता है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि लोहा जो होता है मुख्यतः कहाँ पर आपका ये अवशोषित होता है, तो ड्यूडेनम में होता है, ये ग्रहणी में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत का कार्य की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियक अम्ल, वसा का पूर्ण रूप से पाचन आपका छोटी आंत का ही काम है। मुख्य रूप से जेजुनम में अवशोषण होता है, मतलब पाचन कह सकते हो, और उसके बाद मुख्य रूप से जो होता है वो अवशोषण आपका जेजुनम में होता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट पार्ट तो आपका वही है। छोटी आंत के ड्यूडेनम में पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो इरेप्सिन होता है। ठीक है, इरेप्सिन एंजाइम तोड़ता है। शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है, क्योंकि ये बहुत लंबा भी होता है, वैसे भी हम जानते हैं, तो शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो अपना टंग होता है, जो जीभ होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन से भाग पर कौन सा हमें जो स्वाद कलिकाएं होती है उससे क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जीभ का पिक्चर भी मैंने यहाँ पे रखा आपके सामने, और जीभ को कई तरह से बांटा भी गया। जैसे कड़वा जो भाग होता है वो पीछे वाला जो भाग है उससे कड़वा लगता है, साइड के जो पीछे के साइड का जो पोर्शन होता है उसे खट्टा महसूस होता है, साथ ही साथ जो आगे के साइड वाला थोड़ा सा जो भाग होता है वहाँ से नमकीन, और स्टार्टिंग के जो जीभ का पार्ट है उससे मीठा हमें पता चलता है। जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, जो भोजन के प्रकृति जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा तथा नमकीन का आभास होता है। कार्य की बात करें तो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, लार को मिलाने, भोजन को निगलने और बोलने में सहायता करते हैं। ये जीभ का कार्य, ये आप देख पाएंगे, ये इसका कार्य है। खास करके जो प्रश्न पूछा जाता है जीभ से वो यही वाला प्रश्न है कि कौन से भाग पर क्या हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए स्त्रियों को ज़्यादा, जो कि कह सकते हो चटपटा या फिर जो भी स्वाद है उनको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब होता ही है, यही कारण होता है। जीभ के अग्रभाग में मीठे जो स्वाद है वो हमें मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
पश्च भाग में कड़वे स्वाद, यानी पश्च भाग जो पीछे का भाग में उसमें कड़वा देखने को मिलता है। बगल भाग में खट्टे स्वाद हमें देखने को मिलता है, बगल वाले भाग में खट्टा, और आगे से जो साइड वाला थोड़ा सा उसे नमकीन होता है। जीभ के आगे का किनारा जो है वो आपका नमकीन स्वाद है। ठीक है, तो जीभ से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तीसरा, जो कि अवशोषण। हमने ऊपर में अंतर्ग्रहण देखा, फिर उसके बाद पाचन देखा, अब उसके थर्ड पॉइंट आता है अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना, इसका कार्य होता है अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का। पाचन क्रिया का वह चरण है जिसमें पचे हुए सरल पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं। राइट। फिर होता है स्वांगीकरण। उसके में क्या होता है कि वह चरण जिसमें अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मल परित्याग, यानी निष्कासन कह सकते हो। वह चरण जिसमें बिना पचे और अपशिष्ट भोजन, यानी जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें मतलब वेस्ट हैं एक तरह से, जिसमें कचरा कह सकते हो, यानी वह चरण जिसमें बिना पचे हुए और अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो प्रक्रिया होता है मल परित्याग। पाचन क्रिया में 5 चरण, सही जो क्रम है वो आपका देख सकते हो, अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण, और लास्ट वाला निष्कासन। ठीक है, तो ये क्रम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्रम जो कि याद रखें, पेपर में हमेशा यही जो चीज़ें है वो पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक और मैंने पिक्चर लगा रखा है जो कि आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ये पॉइंट में लिखा है। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ये सब आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि निष्कासन गुदा के माध्यम से होता है, यानी अनल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि अवशोषण एब्जॉर्प्शन की दक्षता बढ़ाने के लिए छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर कौन सी संरचनाएं मौजूद होती है, तो रसांकुर विली होता है, तथा कह सकते हैं माइक्रोविली भी होता है। तो ये 2 पॉइंट है, दो थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है कि स्वांगीकरण के दौरान शरीर की कोशिकाओं में वसा अम्ल का जो उपयोग है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए किया जाता है। पाचन क्रिया का वह कौन सा चरण भोजन को पचाने वाले एंजाइमों के स्राव को दर्शाता है, तो है पाचन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाचन तंत्र से जो भी पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, आप वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रही बात की कुछ चीज़ें होती हैं जो अपडेट्स चाहिए होता है, तो वो अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम एप्लीकेशन पर कोर्स में प्रोवाइड कराते रहता हूँ, नोट्स को अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर सुविधा मिल जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार अगर आप आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।